अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल जस्टिस में। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे डक्की भाई की। लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी कि डक्की भाई रिलीज़ हो गए हैं जेल से। उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि 100 डेज़ मैं कुछ नहीं बोला और लेकिन अब मैं कम बैक करूँगा। फिर संडे वाले दिन उनकी वीडियो आ गई। वीडियो में सबसे पहले तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया सबसे कि अगर मेरी किसी भी एक्टिविटी, किसी भी कंटेंट की वजह से कोई भी गलत इन्फ्लुएंस हुआ है तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके मतलब जेल में उनके साथ कितनी मतलब तशद्दुद किया गया, कितना उनके साथ मिसबिहेव किया गया। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह पे कर, मुंह पे। मैंने वो मुंह पर किया था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। उन्होंने बताया कि सरफराज जो कि वो एनसीसीआई के ऑफिसर थे जिन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी दिए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे उनको ह्यूमिलेट किया। और उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि जी ये क्राइम है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर थप्पड़ वगैरह मारे गए, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उसके बाद उनको मुर्गा बना के ना वहाँ पे खड़ा कर दिया और कहा कि हाथ ऊपर कर लो। और कहते हैं इसी कंडीशन में एक बच्चे को वीडियो कॉल करके उन्होंने कहा कि तुम इसको जानते हो? उन्होंने कहा हाँ, ये डक्की भाई हैं। कहते इनका कंटेंट देखते हो? उन्होंने कहा हाँ। कहते ये देख लो तुम्हारा डक्की भाई, अब तुम इसकी वीडियोस देखोगे? वो बच्चा कहता नहीं। और कहते फिर इन्होंने उस बच्चे से मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करवाया। उसके बाद उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि उनसे बार बार पैसों की डिमांड हो रही थी, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। फिर वो कहता मुंह पर कर। फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता, वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। अरूप को भी इस केस में इन्वॉल्व करने का कहा जा रहा था जिसकी वजह से उनको मतलब लोन लेना पड़ा अपने मामू से और उन्होंने 60 लाख इनको दिया। और कहते हैं मेरी क्रिप्टो की बहुत सारी वो थी चल रही थी, आई थिंक वो जो ट्रेड होती है वो कहते हैं इन्होंने लॉस्ट में मेरी बंद करवाई। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है। मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है। मेरा पर्सनल नुकसान करता है। उसके बाद कहते जब ये बात मैंने किसी एक ऑफिसर को बता दी कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे से मतलब वो पैसे भी लिए हैं मेरे अकाउंट में जो था, तो कहते उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और पीछे से थप्पड़ मारा, मतलब दोबारा उनके ऊपर तशद्दुद किया। और कहते फिर उसके बाद वो ही पैसे इन्होंने उसमें जो न्यूज़ भी आई थी कि इतने उनके वो हो गए हैं, ज़ब्त हो गए हैं इतने पैसे। तो कहते ये वही वाले पैसे थे क्योंकि ये बात सारे डिपार्टमेंट में डिस्क्लोज़ हो गई थी। उसके बाद कहते इन्होंने वही अरूप वाला उनको कहा कि इसको भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे केस में, तो आप उसके लिए पैसे दो। तो कहते मेरे अकाउंट, मेरे दादा का अकाउंट, मेरे फादर का अकाउंट, सबके अकाउंट सीज़ किए हुए थे, मेरे भाई का अकाउंट। तो कहते फिर हमने अपने मामू से हेल्प ली और इनको पैसे दिए। फिर कहते हैं उन्होंने बिग ब्रदर की बात की कि वो आए, उन्होंने 1-2 बार उनसे पूछा, कहते तब मैं डरा हुआ था, मैंने कोई बात नहीं की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट कहते फिर मैंने इनको बता दिया बिग ब्रदर को। उन्होंने नाम रिवील नहीं किया, कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑडियंस को पता चल रहा था कि आई थिंक वो फ़ौज की बात कर रहे थे। कहते उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, वो मेरे घर गए, मेरी फैमिली के साथ हर कहते जब भी मेरे घर वालों को कोई भी ज़रूरत होती थी वो उनको कॉल करते थे। उसके बाद फिर अरूब ने इनके ऊपर वो जो केस फाइल किया था 9 एनसीसीआई ऑफिसर्स के ऊपर, एफआईआर जो कटवाई थी। तो कहते उन उसमें उन्होंने बहुत हेल्प की और कहीं न कहीं मतलब इनके रिहा होने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये वीडियो ने आते ही आग लगा दी। आई थिंक 10 या 11 मिलियन के आस-पास इनके इसके व्यूज़ हो चुके हैं अब तक। और बहुत लोगों ने, सभी ने ऑलमोस्ट शेयर की, जितने भी सोशल मीडिया पे जो लोग पहले खामोश थे उन्होंने भी शेयर की। उन्होंने अरूप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि वो बंदी मतलब उनके साथ वफ़ादारी की है प्रॉपर। जब लोग छोड़ जाते हैं उन्होंने कहा उस टाइम में अरूप मेरे लिए मर्दों तक से लड़ती रह गई है। आज के दौर में जहाँ वफादारी तो मजाक बन के रह गई है, अरूब मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट में मैंने उसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। वो तब भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है। इसी चीज़ को फिरोज़ खान ने भी शेयर किया, अप्रिशिएट किया रूप को। हीरा मानी ने भी इनके लिए पोस्ट लगाई, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया रूप को, इनकी फैमिली को और कहा कि बस आप स्ट्रॉन्ग रहें, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये बात आउट हो गई, सरफराज का सारा इन्होंने क्लियर कर दिया, तो लोग डॉक्टर अफ़ान को बहुत ज़्यादा हेट देने लग गए हैं। वो कहते हैं कि उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी और उन्होंने बताया भी था कि मैं वहाँ पे गया हूँ एनसीसीआई के ऑफ़िस, मेरी डक्की से बात हुई है, ऑल ओके, सब कुछ ठीक है। और अब वो वीडियो भी लीक हो रही है जिसमें सरफराज उनको बिठा के पूछ रहे हैं और फेस से पता चल रहा है कि वो मतलब ठीक कंडीशन में नहीं है। आया है अभी डॉक्टर साहब, जी जी, आपके भी मिलियंस व्यूज है। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी जी, मैं सोशल मीडिया से। बट वो कह रहे हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, ये है वो है। और डॉक्टर फ़ान वहाँ बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे, बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड बंदा था। अच्छा, पर्सनली मुझे उस बंदे से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, मुझे वो बंदा एक आंख नहीं भाता
ये मेरी ज़ाती राय है। इस पे जिसको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं, बट मुझे वो इंसान बहुत ज़हर लगता है। उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं। वो बहुत सारा इस्लाम कार्ड खेलता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है अपने तरीके से, अपने हवाले से, और बहुत सारी अजीब-सी मतलब औरत को बड़ा अजीब वे में दिखाता है, मतलब अजीब उसकी टिपिकल जो सोच होती है ना, हमारे जो 80% पाकिस्तान के मर्दों की है, वही वाली सोच उसकी है। फाइनली लोगों को भी नज़र आ गया, लोगों ने कहा ये भी काउंटेबल है, ये किस तरह आके बैठ के इतनी-इतनी बातें कर सकता था, इसके सामने सब कुछ था और इसने उस चीज़ पे ज़रा भी एक्शन लिया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। तो इस चीज़ के लिए भी उनको कॉल आउट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी इकरा अरीब उनसे मिलने गए डक्की भाई से, बहुत स्वीट लगा। वो लोग बहुत बातें कर रहे थे, कैसे गायब हो गए गधे के सर से सींग, ब्ला 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 ब्ला। तो ये लोग उसके अच्छे बुरे टाइम में क्यों नहीं काम आए, तो ये लोग मिलने गए, बहुत अच्छा वो उनका व्लॉग आया हुआ था, बहुत हार्ट वार्मिंग था। तो उनसे मिले हैं, उन्होंने अनाविया का पूछा, वो कहते मैं जेल में भी अरूप से ही पूछता रहता था कि अनाविया को मिलकर आई हो, कहते हाँ मैं मिलकर आई हूँ। बाकी उन्होंने कहा कि जब अनाविया पैदा हुई थी तो अरीब स्पेशली वहाँ पे जेल में आया था, तुम्हें पता है कि बेबी की खबर देने जेल आया था? तब जुडिशियल हो गया था। कहते ये मेरे पास आया था जिस दिन पैदा हुई थी, उसी दिन आया था, उसने आके बताया था। तो वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद बंदा है अरीब जो कि मुझे जेल में मिलने आया, एक भी मेरा दोस्त जेल में मेरे से मिलने नहीं आया इसके अलावा। और कहते ये आके 50,000 लेकर आया हुआ था। अच्छा, अब इस चीज़ को भी बहुत सारे लोग मतलब गलत वो कर रहे हैं कि सिर्फ 50,000। भाई वो जेल में गए थे, उनको नहीं पता था, अरीब ने कहा भी है कि मुझे नहीं आइडिया था वहाँ पे क्या सीन होता है, तो मैं एहतियातन 50,000 ले गया था कि शायद उसके किसी काम आ जाए। इवन 50,000 रुपये लेके आया मेरे लिए। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। तो रकी भाई कहते हैं वहाँ पे भी प्रिजनर्स की वो होता है, बैंक होता है। तो कहते हैं वहाँ पे इसने ना मतलब विड्रॉ वो करवा दिए थे, डेबिट करवा दिया था, और कहते हैं मेरे वो बड़ा काम आया, मैंने ब्रेड्स वगैरह ली, मेरे बहुत सारे मतलब डेली यूज़ में बहुत सारा काम आया। जेल में ऐसे में बैंक होता है ना, उधर ना आप डिपॉजिट कर सकते हो। फिर उसने डिपॉजिट कर दिए 50,000, बड़े काम है, मैंने बड़ा ब्रेड मंगाई। कहते हैं वो वाहिद बंदा था जो कि मेरे बहुत काम आया है, और इवन उन्होंने कहा कि फैमिली में भी कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती थी तो ये बंदा ही सबके मतलब सबके काम आता था हमारी फैमिली के। और बल्कि वो छेड़ भी रहे थे, वो कहते कैलकुलेटर लेकर आओ ज़रा। इकरा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई उधार वाला सीन नहीं है, आप आ गए हो, हमारे लिए ही बहुत है। विच मीन्स कि उन्होंने जितना उनसे हो सकता था उन लोगों ने प्रॉपर इनका साथ दिया, इनकी हेल्प की, क्योंकि उस टाइम में वो लोग भी, इनका नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा था लिस्ट में। मुश्किल टाइम होने के बाद भी ये बंदा हमारे साथ, हमारी पूरी फैमिली के अकाउंट बंद थे। कैलकुलेट तो करना जरा कितने पैसे हैं। यार क्या बातें कर। तो वो लोग भी बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे। मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया भी था कि इनके लॉयर ने टाइम मांगा था क्योंकि नाविया पैदा होने वाली थी, तो उसकी वजह से मेडिकल रीजंस की वजह से उन्होंने टाइम लिया था, और बाद में इनका हो गया था, मतलब लॉयर वगैरह ने करवा दिया था इनको फ्री। तो वो कहती है उस टाइम में हम भी बड़े मतलब मुश्किल में थे, बट अच्छा लगा कि ये लोग अपने अच्छे बुरे टाइम में साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं रजब भट्ट की। रजब भट्ट भी पाकिस्तान आ गए हैं फाइनली, उन्होंने अपना व्लॉग भी डाल दिया। उससे पहले ही न्यूज़ आ चुकी थी कि उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है, जो कि रजब भट्ट ने क्लियर किया कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया, मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। कुछ लोगों ने यहाँ से वहाँ पे अथॉरिटीज़ को मेल कर दिया था कि इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, ब्लास्फेमी का केस है, इनके ऊपर 295 का केस है। कॉमर्स ने रिक्वेस्ट की है कि इस पे 295 का केस है, फिर और भी ब्लास्फेमी के केसेस हैं। तो इस वजह से कहते हैं मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। नहीं सर, बिल्कुल बुलशिट सी बात है, कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई और डिपोर्ट होके इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। लेकिन कहते हैं जो मेरे वहाँ के लॉयर हैं उन्होंने उनको चैलेंज किया हुआ है कि मतलब इसको दोबारा एक बार अपील की है कि आप दोबारा इस चीज़ को देखें, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो उससे रिहा हो चुके हैं, मतलब वो क्लियर हो चुके हैं उन केसेस से। उसके बाद फिर वो घर आए, अपनी मदर से मिले, फैमिली मेम्बर सबसे मिले, और गज़ल ने एक पिक्चर भी शेयर की कि बहुत इमोशनल मोमेंट था वो भी। उसके बाद लोग उन्होंने बाहर आकर इंटरव्यू दिया, उनसे किसी ने पूछा कि आप किवान और ईमान से नहीं मिले? वो कहते नहीं, मैं उनसे नहीं मिला, वो अपनी नानी माँ की तरफ हैं, शायद उनको पता नहीं था या जो भी था। उन्होंने मतलब बातों-बातों में इस तरह कर दिया कि मतलब वो आए नहीं, कहते मुझे तो लगा था कि वो आ जाएँगे। जवान को मिल रही है। नहीं यार, अभी नहीं मिला, अभी थोड़ा सा टाइम शायद है, वो अपनी नानों की तरफ है, अच्छा, आ जाएगा, कल बुला लेंगे उसको इंशाल्लाह। बुला लेंगे। मुझे लगा था आ गया होगा, लेकिन वो कोई नहीं, कल आ गया। ईमान ने कहा इन सीकिंग ट्रूथ यू हैव टू गेट बोथ साइड्स ऑफ अ स्टोरी, क्योंकि ईमान को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था कि इस टाइम में उनको आना चाहिए था।
तो उन्होंने कहा कि दोनों साइड की स्टोरी सुन लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई जजमेंट देनी चाहिए। खैर ये बात काफ़ी सर्कुलेट होने लग गई और अच्छा मुझे जो कुछ सोर्सेज़ से पता चला है या मुझे कुछ मतलब देख सुनने में आया है कि वो लोग जा रहे थे क्योंकि किसी ने इनको सपोर्ट किया था कि ये फ्रूट्स की बास्केट बनवा रहे थे, फ्लावर्स वगैरह परचेज़ कर रहे थे। किसी ने मतलब इनको देखा था बाज़ार में, मतलब ये चीज़ें वगैरह परचेज़ करते हुए उसी दिन जिस दिन वो पाकिस्तान आए हैं। लाहौर आए हैं, पाकिस्तान तो वो 1 दिन पहले आ गए थे इस्लामाबाद में। तो उससे लग रहा था कि टिकटॉक पे वीडियोज़ भी वायरल हो रही थी काफ़ी ज़्यादा कि ये लोग मिलने जा रहे हैं रजब को। बट फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पे आए नहीं। उसके बाद रजब भट्ट की कज़न है जो सलमान की सिस्टर है, किस्सा फ़ातिमा। उन्होंने किसी टिकटॉक पे किसी वीडियो के नीचे कमेंट किया, तो बहन अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ का लेबल ना लगाती, छोड़ देती अगर माफ़ी नहीं करना था। तो ये सिंपैथी लेने की क्या ज़रूरत थी? जब कॉम्प्रोमाइज़ का लेबल ले ही लिया था तो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना था ना फिर, अवेलेबल रहना था ना। अच्छा उसके बाद डिबेट स्टार्ट हो गई कि रियल अकाउंट है, फेक अकाउंट है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये फैन पेज ने बहुत ज़्यादा लगाया। और उसके बाद उन्होंने अपनी टिकटॉक आईडी डिलीट कर दी। मैंने भी इस चीज़ को प्रॉपर हर जगह से चेक किया, उसके बाद मैंने इस चीज़ को पब्लिक किया। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे रजब आर्मी की तरफ से कि आपने तस्दीक किए बगैर किया है, उनका तो कुछ और है। इंस्टा उनका किस्सा शेख के नाम से है, लेकिन जो इनका ये था, वो ऑफ़िशियल अकाउंट था, वो कोई बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो इस वजह से इतना वो हाइलाइट नहीं था, उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। उसके बाद जब ये बात वायरल हो गई बहुत ज़्यादा कि मतलब लोग इसको कॉल आउट करने लगे थे कि आपका क्या तुक बनता है, मियाँ-बीवी का आपस का मामला है, आप कौन होती हो इस चीज़ को बोलने वाली? और वाक़ई इस तरह की बातें मतलब मुझे तो लगा ये ओरिजिनल ही है, आप लोग बताएँ आप लोगों को क्या लगता है? मैं तो 90% श्योर हूँ कि ये उन्हीं का है और बस मुझे पता है। उसके बाद ख़ैर उन्होंने उनको बहुत सारे लोगों ने फिर जब मैंने पोस्ट लगाई, तो बहुत से लोगों ने उनको टैग किया कि आप क्या कहेंगी, आप किसी का घर ख़राब कर रही हैं, ये वो तो उन्होंने स्टोरी लगाई, जो कि चैट जीपीटी से ली हुई थी। बुरी बात नहीं है, मैं खुद लेता हूँ, सो व्हाट? हेलो पीपल, अ लॉट ऑफ renowned media pages and fan pages are accusing me about this comment which I haven't done this to publicly announce there I have nothing to do with such controversy so keep me out of matter। पता नहीं खैर उन्होंने इस चीज़ को इनकार नहीं किया कि ये अकाउंट उनका नहीं था क्योंकि अकाउंट उनका ही था। बहुत सारे फ़ैन पेजेस के पास उनकी प्रीवियस वो भी हैं जिसमें उन्होंने कमेंट किया हुआ था इसी अकाउंट से और जो डीपी भी लगी हुई थी वो सलमान की बर्थडे की थी, बलून्स की डीपी लगी हुई थी। फ़ैन पेजेस ने वो भी निकाल ली। उसके बाद उनका ये मुकरना तो नहीं बनता था कि मेरा अकाउंट नहीं है। बट उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कमेंट किया ही नहीं था। हवा में हवाई मखलूक ने किसी ने कर दिया होगा खैर। उन्होंने कहा ये मेरा भाई और मेरी भाभी का पर्सनल मैटर है, मैं इस चीज़ में नहीं बोलना चाहती, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ। तो ये वो लोग इतने मैच्योर हैं कि वो खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। खैर ये इनकी फैमिली को खुद ही देखना चाहिए कि इस तरह के मामलात में इन लोगों को अमल दखल नहीं करना चाहिए। रजब, ग़ज़ल, आंटी, अंकल और वहाँ से ईमान, उनको तो रजब ने बहुत जल्दी कॉल आउट कर दिया था। उनके खुद के बहनोई इतने कुछ कह रहे होते हैं इस बारे में। उनके बारे में कह रहे होते हैं कि अपनी बहन के नाम पे सिंपैथी ले रहा है। सलमान कह रहा होता है, इनका क्या हक बनता है इस बारे में कुछ भी कहने का? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बट एक और जो रही बात अवेलेबल रहने की, रजब यहाँ पे होगा तो ईमान अवेलेबल रहेगी। अंकल, आंटी मतलब एजेड हैं, वो क्या करेंगे? बच्चे का कैसे सँभालेंगे? वहाँ पे ईमान की मदर भी हैं, उसका भाई भी है, सब लोग हैं, वहाँ पे बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आपका खामद ही नहीं है तो फिर मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं लगा। खैर वी होप एंड प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी आप लोग बताएँ आपका इस चीज़ पे क्या टेक है? उसके बाद जी बात करते हैं लक स्टाइल अवार्ड्स की जो कि कल रात को हुए और हमने लास्ट वीडियो में सारी नॉमिनेशन वगैरह डिस्कस की थी। अच्छा इसमें अब विनर सामने आ चुके हैं, मैं सिर्फ़ डिजिटल कैटेगरी को ही कवर करूँगा। अच्छा वहाँ पे हिमाल थी, वहाँ पे ऐदा शेख थी, मैं उनको नहीं जानता, कंटेंट वगैरह मैंने उनका नहीं फ़ॉलो किया हुआ। उसके बाद ज़ुल्करनैन और कमल थे, हिरा थी, ज़ैनब थी, अच्छे लग रहे थे सब, बहुत अच्छे लग रहे थे। कमल का ड्रेस मुझे पता नहीं थोड़ा-सा ऑफ सा लगा। उसके बाद जहाँ पर विनर्स की बात करें तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का जो अवार्ड था वो रोहन एंड कोको यानी रेहान और राबिया कुलसूम को मिला। उसमें कमल और ज़ुल्करनैन भी नॉमिनेटेड थे। अच्छा फ्रैंकली बताऊँ मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और एफ़र्ट करते हैं, उनकी मेहनत है नज़र आती है। वो लोग बहुत वेल डिज़र्व्ड थे, थोड़ा-सा मैं बायस था यार हमारा मतलब ट्रॉफ़ी लाहौर आनी चाहिए थी। ख़ैर कोई नहीं वो कसर पूरी कर दी।
उसके बाद जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर में हिरा फैसल जीत गई Hera Faisal. और ट्रेंड सेटर में एदा शेख, एदा सेम मुझे नहीं पता कौन है वो। उसके बाद पे कमल ने स्टोरी भी लगाई, उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा सभी लोग बहुत वेल डिज़र्व थे और इंशाल्लाह उन्होंने हमें नेक्स्ट टाइम जब वो करेंगे तब कर लेंगे, तब हम लोग जीत जाएँगे या जो भी है। उन्होंने काफ़ी बेस्ट विशेज़ दी। बाकी इवेंट की बात करूँ, इवेंट में मुझे कुछ ख़ास नज़र ही नहीं आया और बाकी एक्टर्स ज़रा थे, उसमें मैं कमेंट करना ही नहीं चाहूँगा क्योंकि वो हमारी डोमेन में आता ही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ छोटी-सी बात और करते हैं। रबीका और हुसैन की शादी हो गई थी फाइनली, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी सलामी अकाउंट की, गिफ्ट अनरैप किए, किसने क्या दिया, उनके ससुराल वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड वगैरह था और उसके बाद उन्होंने सलामी जो अकाउंट की वो आई थिंक 5 लाख से ऊपर की थी। हाँ, 5 लाख से ज़्यादा की थी। 5,18,000 rupees total. अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि शाहताज क्यों नहीं आई, मतलब इनकी उस पे। तो उसी से रिलेटेड शाहताज ने भी स्टोरी लगाई, उन्होंने थोड़ा-सा दुःख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जब आप शादी पे इनवाइटेड ही नहीं होंगे तो आप मतलब आप कैसे जा सकते हैं किसी की भी शादी पे? उन्होंने कहा कि लोग किस तरह झूठ बोल लेते हैं फेस बना-बना के, इतना अच्छा फेस बना के। और उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैं हर किसी को 100% देती हूँ अपना, पर आगे से लोग इनसिक्योरिटीज़ दिखाते हैं, मतलब मुझसे क्यों इतना इनसिक्योर होते हैं आप लोग? ये इनका दुःख पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिनमें उन बेचारे को इनवाइट ही नहीं किया जाता। ये लोग ना करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ, अपनी गैदरिंग में ना ये लोग उनको काट देते होते हैं। बाकी वी होप एंड प्रे कि सब कुछ इनका सॉर्ट हो जाए, अच्छी दोस्ती थी इनकी, अच्छे नोट पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर बात करते हैं, एज़ल की बर्थडे हुई। एज़ल की बर्थडे जब थी तब ये लोग आई थिंक सऊदीया में थे, कमर और ज़ुल्करनैन। तो इन लोगों ने अब आके वो की कार्निवल थीम थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारे लग रहे थे सब। कमल के बस ग्लव्स बहुत बुरे लग रहे थे, सॉरी। बाकी ज़ल बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छा, वहाँ पे मच अवेटेड रीयूनियन हो गया दोस्तों का, कमल का और सहर का। बहुत स्वीट लगा, बहुत अच्छा लगा और सहर का एस्ट्रोलॉजी के साथ भी हो गया। इकरा और अरीब के साथ वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। लारेब भी थे उसके साथ, मोहम्मद अबराज के साथ। सरनाब नहीं आई थी, वो कह रहे थे उनकी कोई वर्क कमिटमेंट थी उसकी वजह से वो नहीं आ सकी, बट वो बेटे के साथ अकेले फ्लाई करके आए। काफ़ी अच्छा इवेंट था इनका। बाकी उसके बाद छोटी सी बात करते हैं सहर मिर्ज़ा के बारे में, जो कि जन्नत मिर्ज़ा अली पंजुम की सिस्टर हैं बड़ी। उन्होंने स्टोरी लगाई, उनसे Q&A हो रहा था आई थिंक, उसमें बात हो रही थी कि उनके बेबीज़ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा अज्यूम कर रहे हैं। Q&A नहीं, उन्होंने नॉर्मली बस अपने बात की और बताया कि अभी ऐसा कोई सीन नहीं है और जो लोग प्रेग्नेंट हो लगे हुए हैं, अल्लाह पाक तुम सबको सब्र दे और जब अल्लाह पाक ने चाहा तो सब कुछ पता चल जाएगा। दुआ में याद रखें और पॉजिटिव सोचें। अच्छा, इसके रिलेटेड मुझे एक उड़ती-उड़ती खबर मिली है और बहुत क्लोज़ सोर्स से मिली है कि इनका बेबी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट या फरवरी के स्टार्ट में आ जाएगा। अब सोर्स क्या थी, सोर्स का अब नहीं बता सकते यार, सोर्स होती है, बट यही है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और सब कुछ बहुत अच्छा और स्मूथली हो जाए। बाकी लास्ट में थोड़ी सी बात करते हैं प्यारी मरियम के बारे में। प्यारी मरियम के हस्बैंड ने उनका अकाउंट प्राइवेट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी यूज़ की हुई हैं। अब मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि ना यूज़ करूँ कोई भी पिक्चर वगैरह या उससे रिलेटेड कुछ भी। अच्छा, उनका जब हुआ था लास्ट वीक, मैंने वीडियो शूट कर ली थी, उसके बाद वीडियो आई कंवल और साइलेंट गर्ल की। कंवल ने उनको कॉल आउट किया था, साइलेंट मतलब इन्फ्लुएंसर, उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी का, उन्होंने कहा कि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कमल ने बेसिकली बात ये की थी कि मुझे एक मतलब बहुत सारे पेजेस वगैरह वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कह रहे हैं आपने प्यारी मरीम का इंटरव्यू किया था, अब उनकी डेथ हो गई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? हम इंटरव्यू दें, क्लिप शेयर करें, कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि मतलब किस तरह बात कर रहे हैं आप? एक इंसान मतलब चला गया अपनी जान से, तो मतलब आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या उगलवाना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी को एज़ अ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनका नाम ले लेके उनकी पिक्चर्स लगा-लगा कर कंटेंट बना रहे हैं अपना। कंटेंट ही हुआ और इस चीज़ में मैं 100% उनके साथ एग्री करूँगा, लोग यही सब कुछ कर रहे थे। उनकी पुरानी वीडियोज़ उठा-उठा के और कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। इवन उनके बेबीज़ के बारे में भी गलत अफ़वाहें चलनी शुरू हो गई थी कि खुदा ना ख़ास्ता उनकी डेथ हो गई है। वो तो फिर उनके हस्बैंड को मजबूरन बताना पड़ा कि ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोग देखिए, एक बंदे को इतना मजबूर कर दिया कि वो इस कंडीशन में भी ये अपडेट दे रहा है कि यार ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे बच्चों के बारे में तो एटलीस्ट गलत बातें ना करो। तो इसके ऊपर साइलेंट गर्ल बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई,
हुई तो खैर अस्मा डोल भी थी, लेकिन साइलेंट गर्ल ने उनको प्रॉपर कॉल आउट किया कि आप पैसे लेकर सऊदीया जाकर नाच रही हैं और फिर उन्हीं पैसों से आप उम्रा कर रही हैं, तो आप हमें कौन होती हैं बात करने वाली। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रही हूँ प्यारी मरियम की पिक्चर डाल के नीचे वो वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना लिया जी। अल्लाह माफ करे, आपने कंटेंट बना लिया। प्यारी मरियम के बारे में मैंने वीडियो बनाई कि अल्लाह पाक उसकी मगफिरत करे। अब चंद घटिया सोच की टिकटॉकर्स हैं जो पैसे लेके ना सऊदीया जाके एक दिन नाचती हैं और उन्हीं पैसों से अगले दिन उम्रा भी कर लेती हैं और उधर बैठ के हमें तनकीद का निशाना बना रही हैं। भाई हम तो ऐसे नहीं है बीबी, जो तुम कर रही हो ना वो भी कोई सवाब का काम नहीं है, ठीक है। खुद को पहले आईने में देखो, खुद को बदलो, फिर दूसरों पे तनकीद करो। साइलेंट गर्ल ने कहा कि मतलब आप मतलब किस तरह हम लोगों को कॉल आउट कर सकती हैं, आप खुद भी तो ये सब कुछ कर रही हैं। बट साइलेंट गर्ल की बात काफ़ी हद तक मैं एग्री करूँगा उससे भी। ये वाला जो इवेंट हुआ था सऊदीया में जहाँ पे जाकर उन्होंने काफ़ी कंटेंट शूट किया, लेकिन उनको इनवाइट किया गया था, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन क्यों ही छोड़े। और रही बात उम्रा करने की, तो यार ये चीज़ हर किसी का पर्सनल मैटर होता है, इसको हम अल्लाह पे छोड़ दें। बस मुझे ये थोड़ा-सा ये होता है कि ऐसे उम्रा का क्या फ़ायदा जिसमें आप ही अपनी चाह से और अपनी मतलब माल दौलत खर्च करके नहीं जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी आज़माइश ही हो गई एक किस्म की कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप किसी और के इस पे स्पॉन्सर होके जा रहे हो। तो ये बाकी अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं, अल्लाह पाक ज़्यादा बेहतर जानते हैं नियतों का हाल। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा कि आप भी यही कुछ कर रही हैं, आप भी यही कुछ करती हुई यहाँ तक पहुँची हैं, तो आई डोंट थिंक सो उनका कोई ऐसा सीन है, ना वो इस तरह की कोई फेक कंट्रोवर्सीज़ बनाती हैं। और उनकी ये वाली बात तो मरियम वाली बिल्कुल वैलिड थी कि आप लोग कंटेंट के लिए ही यूज़ कर रहे हो। खैर आज की वीडियो में यही सब कुछ था, आप लोग बताएँ आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मज़ीद कुछ आप पूछना चाहते हैं तो लाज़िम बताएं, मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को आंसर करूँगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।